आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपचयन उपचयन। अपचयन और उपचयन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपचयन। उपचयन या फिर इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, उपचयन ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि यानी O2 की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। इसको संतुलित करके ऐसे लिख देंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन की वृद्धि हो। वह हाइड्रोजन की कमी हो। हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर आगे आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। O2 की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाएं तो हमें मिलेगा एक तो कॉपर और जल। यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। O2 की कमी या ऑक्सीजन की कमी, तो इसे हम कहेंगे अपचयन। अपचयन। परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी वह हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन को हम एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक तीपाई स्टैंड था। उस तीपाई स्टैंड, 3 पैरों वाला स्टैंड, उस पर एक जाली लगा देते हैं और उस जाली के ऊपर चाइना डिश रख देते हैं। चाइना डिश रख देते हैं। इस चाइना डिश में कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। जब इसको बर्नर की सहायता से जलाया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें? कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। ये तीपाई स्टैंड है। इस तीपाई स्टैंड पर एक जाली लगा दी गई है। ये जाली है। इस जाली के ऊपर हमने चाइना डिश रख दिया और उसमें कॉपर डाल दिया। कॉपर को जब हम जलाते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं अपचयन और उपचयन जिसमें दोनों साथ साथ हो। उस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होती है? इसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमें मिलता है एक तो कॉपर और एक
जल। यहाँ देखें तो हम O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो ये तो हो जाएगा अपचयन, ये तो अपचयन हो जाएगा। इसमें देखें हाइड्रोजन में, इधर ऑक्सीजन की वृद्धि, O2 की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये हो जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ हो, अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन, अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल इसके अलावा लेना चाहें तो ZnO की हम कार्बन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बना लेता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि। इस तरह हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसके बाद हम ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ग्रहण होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड का उदाहरण, 2AgCl। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये बना लेता है 2Ag, सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड किस में चेंज हो जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल इसका AgBr का ले सकते हैं, AgBr। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो 2Ag प्लस Br2 में बदल जाएगा ये। फिर हम बात करते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये क्या होती है? इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, बाहर निकलती है। जैसे मीथेन की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो हमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और एक जल मिलेगा। 4H हैं तो इधर 2 लगा देंगे, हम 4 कर देंगे। ऑक्सीजन 3 हो गई, इसका मतलब 3 तो यहाँ कर नहीं सकते, इसको कितना बना दे? 4 बना दे, और टोटल ऑक्सीजन 4 हो गया। इधर भी 2 और 2 4। ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल दे देंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों है? श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों है? ये एक तरह से क्वेश्चन भी हो जाएगा और टॉपिक भी समझ सकते हैं इसको। तो प्रत्येक जीवित प्राणी को
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जैसे हम गेहूँ, चावल, आलू, ब्रेड वगैरह खाते हैं तो उनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या बना लेता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारी शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं श्वसन के द्वारा। तो बाहर निकालना क्या कहलाएगा? बाहर उत्सर्जित करना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो हम उदाहरण इसका क्या लिखेंगे? ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के 6 अणु लेने हैं और ये बना लेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 ही जल के अणु। इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे सभी जीवित प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, गेहूँ इत्यादि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो पाचन की क्रिया के पश्चात, पाचन की क्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित है। ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है जिससे हम श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं, बाहर उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं, बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये उदाहरण देना है इसमें ग्लूकोज का। ये क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। कितने? 6 अणु लेंगे ऑक्सीजन की, फिर उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 ही जल के अणु बनेंगे। अब हम संक्षारण की बात कर लेते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर एक पतली परत जम जाती है ऑक्साइड की, उसे हम संक्षारण लगना कहते हैं, जिससे वस्तु क्या होने लगती है? धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। ऐसा कब होता है? जब वस्तु वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। जब वस्तु वायु, अम्ल व आर्द्रता
आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता को क्या बोल सकते हैं, नमी के संपर्क में आती है, के संपर्क में आती है तो उस पर ऑक्साइड की लालिमा युक्त परत जम जाती है जिससे वस्तु संक्षारित होने लगती है, अर्थात खराब होने लगती है जिसे संक्षारण कहते हैं। लोहे की बात करें तो लोहे पर जब लोहे की वस्तु वायु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है तो उस पर ऑक्साइड की लालिमा युक्त एक पतली परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तांबे पर हरी परत जम जाती है, चांदी पर काली परत जम जाती है, लोहा, तांबा, चांदी, इन पर याद रखना है। लोहे पर तो लालिमा युक्त जिसे जंग कहते हैं, तांबे पर हरी परत, चांदी पर काली परत जम जाती है। अब हम संक्षारण के उपाय समझते हैं। संक्षारण के उपाय में हम लिखेंगे, फर्स्ट पेंट करके बचा सकते हैं, हम पेंट करके। दूसरा तेल लगाकर। तीसरा ग्रीस लगाकर। चौथा उपाय बचाने का, वस्तु को मिश्र धातु बनाकर जैसे जिंक जस्ता के अंदर कॉपर डाल दिया और क्या बना दिया, पित्तल बना दिया। जिंक और कॉपर को मिलाकर पित्तल बना दिया, तो पित्तल मिश्र धातु है, इस पे जंग नहीं लगेगी। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विकृत गंधिता क्या होती है? जब किसी तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो उसका ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन होने लगता है और धीरे धीरे उसमें गंध आने लग जाती है। तो उस गंध से बचाने के लिए हम उन खाद्य पदार्थ को कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में रखते हैं। तो लिखेंगे हम, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो उनका उपचयन होने लगता है। उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण होने लग जाता है तथा
खाद्य पदार्थ खराब होने लग जाता है, खाद्य पदार्थ खराब होने लग जाता है, उसे खराब होने से खराब होने लग जाता है। इसे या इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। अब खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।